राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज आपको बताने जा रहे हैं 2023 का जो अकाउंटेंसी का आपका एग्ज़ाम हुआ था और जो 16 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो 2023 में जो है आपका कुछ क्वेश्चन पूछा गया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से, जो आपको अभी इस बार आपको इंक्लूड नहीं किया गया है आपके सिलेबस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पूछा गया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको नहीं डिस्कस करना है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तीनों क्वेश्चन आपको पूछा गया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से, यानी एनपीओ से पूछा गया। तो 3 क्वेश्चन के बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जो पार्टनरशिप से दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक करके। जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज़, यानी प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज़ यानी लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है ऐच्छिक। ये 2022 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर फिक्स्ड अगर रहता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है और करेंट अकाउंट भी बनता है, याद रखिएगा। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड में बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, याद रखिएगा। तो यहाँ पर चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाते में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉल्स आर नॉट मेंशन्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। जब मेंशन नहीं किया जाता है विथड्रॉल का टाइम का, तो उस समय हम लोग 6 महीना मान लेते हैं, फॉर 6 मंथ के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का वैल्यूएशन होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, सुपर प्रॉफिट मेथड पे और कैपिटलाइजेशन मेथड पे होता है, ठीक है। लेकिन रीवैल्यूएशन मेथड पे नहीं होता है। इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का वैल्यूएशन किया जाता है और ये नॉमिनल अकाउंट होता है, याद रखिएगा। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है, तो पुनर्मूल्यांकन विधि, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है वेटेड एवरेज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। वेटेड एवरेज मेथड का जो है कब इस्तेमाल किया जाता है, जब प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, जब प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में। ये 2022 में पूछा गया था। आइदर 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो ख्याति की गणना भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है लाभ बढ़ेंगे प्रवृत्ति के और लाभ घटने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2 या 3। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन, ठीक है। अगर साझेदारी समझौते में परिवर्तन से अगर होता है, अगर साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, तो चेंज इन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स, एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नहीं ये सब नहीं होता है। क्या होता है, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी साझेदार के मित्र संबंध बदल जाते हैं, व्यवसाय का अंत हो जाता है, फर्म का विघटन हो जाता नहीं, रिकन्स्टिट्यूशन यानी पुनर्गठन हो जाता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया XYZ पार्टनर है, पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट लॉसेस बांटता है 4-3-1 के रेशियो में। द डिसाइडेड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर में 5-4-3 होगा। तो एक्स और वाई का सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो चलिए निकालते हैं। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होता है। तो 4-3-1 आपको दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो पहला जो रेशियो था वो 4-3-1 का था, 4-3-1 का था, ठीक है। 4-3-7 1-8, तो 4/8, 3/8 और 1/8 हो जाएगा। ये आपका ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो जो है आपका 5-4-3 का दिया हुआ है, 5-4-3, 5-4-9-9-3-12, 5/12, 4/12 और 3/12 दिया हुआ है।
तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ठीक उल्टा होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि एक्स और वाई का सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना होगा, एक्स और वाई का। तो एक्स का हिस्सा है 4/8 माइनस 5/12। तो एलसीएम इसका अगर लेंगे 12 और 8 का, 3 दूनी 6, 24 आ रहा है। 8 तिया 24 यानी 3 चौके 12, 12 दूनी 24 यानी 10। तो ये आपका हो गया 2/24। और y का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आएगा 3/8 माइनस 4/12। तो ये आपका एलसीएम आ गया 24, 8 तिया 24 यानी 3 तिया 9, 12 दूनी 24 यानी 8। तो ये आपका 1/24। तो ये आपका रेशियो हो गया 2:1 का, क्योंकि 24 कैंसिल, तो 2:1 का रेशियो आ गया। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, या एक साथ भी इसको पूरी भी रखा जा सकता है। ठीक है, 2/24 और 1/24 भी आंसर किया जा सकता है। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2/24 और 1/24, 10 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि X and Y are partners sharing profit in the ratio of 1:1. They admitted Z for 1/5 share who contributed rupees 25,000 for his share of goodwill. The total value of goodwill of the firm. तो जैसा आपको टोटल अगर पूछा जाता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, तो गुडविल निकालिएगा आप। सिंपल सा जो आपको दिया गया है, जो Z का शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कितना है, 25,000 है। 1/5 अगर दिया हुआ है ना तो उसको 5/1 कर दीजिएगा, क्योंकि 100% बनाने के लिए उल्टा किया जाता है उसको 5/1, यानी 25 × 5 = 125। तो 1,25,000 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4, 1,25,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया इफ़ द इनकमिंग पार्टनर brings the amount of goodwill in cash and also balance exists in the goodwill account, then the goodwill account written off among the old partners। यानी जो गुडविल आपको जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो रिटर्न ऑफ करना है अमंग द ओल्ड पार्टनर में, कौन सा रेशियो में होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो नहीं होगा। सेक्रीफाइजिंग रेशियो तब होता है जब जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसको बांटने के लिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो पहले से ही आपको बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। 12 का 2 हो जाएगा ऑप्शन। यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से ही शेष विद्यमान है तो ख्याति पुराने अपलिखित किया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 13वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट द रिटर्निंग पार्टनर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, इट इज़ एज्यूम्ड दैट दे विल एक्वायर हिज और हर शेयर इन किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पुराने अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से को शेष साझेदार के द्वारा ग्रहण करने के संबंध में अन्य सूचना के अभाव में ये मान लिया जाता है कि वो लोग उसके हिस्से को ग्रहण करेंगे पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 13 नंबर का हम लोग आंसर देख लिए। 14 नंबर में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। ऑन रिटायरमेंट of a partner, the amount of general reserve is transferred to all partners capital account, कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व की राशि के सभी साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित होती है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑन डेथ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू, यानी जब मृत्यु पर ख्याति का मूल्य का हिस्सा दिया जाता है मृत साझेदार को, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डिसीज्ड पार्टनर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का आंसर के बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज एग्जीक्यूटर, यानी निष्पादक यानी नॉमिनी को दिया जाता है। ठीक है, मृत साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके निष्पादक को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जीक्यूटर।
क्वेश्चन नंबर 17 में द नॉमिनल कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, ये 2022 में पूछा था, 23 में पूछ लिया, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है अधिकृत पूंजी और रजिस्टर्ड पूंजी, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर इशूड एट ₹12 ईच इट इज़ कॉल्ड, तो 10 वाला शेयर अगर 12 में अगर इशू किया जाए तो उसको प्रीमियम बोलते हैं, इशूड एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम पर निर्गमन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी 10 वाला समता अंश अगर प्रत्येक 12 रुपये निर्मित किया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रीमियम पर निर्गमन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 18वें नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, ये भी आपको पूछा गया 2022 में, अभी 23 में पूछा गया है। ये डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन क्या हो जाता है, पेड अप कैपिटल पे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लाभांश सामान्यतः दिया जाता है प्रदत्त पूंजी पर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इनक्लूड्स, यानी दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल या पेड अप कैपिटल, तो चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, शेयर जब्त क्यों किया जाता है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, जब कोई शेयर जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट में या फिर फर्स्ट कॉल में या फाइनल कॉल में अगर नहीं देते हैं पैसा, फॉर नॉन पेमेंट के लिए ही शेयर को जब्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 21 का 4। हिंदी रूपांतरण पढ़ लेते हैं, अंशों को जब्त किया जाता है याचना राशि का भुगतान नहीं देने पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, तो जब शेयर को जब्त किया जाता है तो शेयर कैपिटल को पहले डेबिट किया जाता है, तो उसको कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी अंशों के हरण पर अंश पूंजी लेखा डेबिट होगा मांगी गई राशि से, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर का। 23 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर बीइंग रीइश्यूड इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। जब जब्त अंश खाता का शेष उसके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है संचित पूंजी में, ऑप्शन नंबर 2। डिवेंचर जो है ये क्या होता है, एक लोन सर्टिफिकेट होता है। ऋण पत्र जो होता है ऋण का प्रमाण पत्र होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लोन सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया द अमाउंट ऑफ डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ डिवेंचर प्रीमियम, डिवेंचर प्रीमियम का अमाउंट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मीटिंग कैपिटल लॉसेस अगर कुछ होता है, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अगर कुछ ऐसा अगर होता है तो उसका अमाउंट यूज़ किया जाता है कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए, यानी डिवेंचर प्रीमियम का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 25 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, ऋण पत्र की प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है पूंजीगत हानियों को समाप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि इफ डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसिल, अगर नहीं किया जाता है तुरंत तो उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह मानना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्र को तुरंत रद्द नहीं किया जाता वो कहलाते हैं विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम विच फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इशू, तो इसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का। यानी हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, जब ऋण पत्रों को छूट पर जारी किया जाता है और प्रीमियम पर शोधन किया जाता है तो निर्गमन के समय निम्नलिखित खाते में से किसे किया जाता है, नाम किया जाता है ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाते को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन करेंट एंड करेंट एसेट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी एक व्यवसाय की संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाता है गैर चालू तथा चालू संपत्तियों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 28 नंबर का। 29वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया, द टर्म करेंट एसेट्स इंक्लूड, करेंट एसेट में क्या आता है, स्टॉक, डेटर, कैश, ये सभी को पता है। ऑल ऑफ दीज यानी चालू संपत्ति में स्टॉक, देनदार और रोकड़, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज इज नाउ प्रिपेयर्ड इन, किसमें होता है, वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, कंपनियों का आर्थिक चिट्ठा अब तैयार किया जाता है लंबवत प्रारूप में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 31वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डिवेंचर्स आर सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, यानी आर्थिक चिट्ठा में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, सुरक्षित ऋण के अंतर्गत दिखाया जाता है, सिक्योर्ड लोन के तहत दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 31 नंबर का। 32 नंबर में पूछा गया है कि व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस आर एनालाइज्ड इट इज़ कॉल्ड, क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर फर्म एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। इंटर फर्म एनालिसिस यानी अंतर फर्म विश्लेषण, जब 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को विश्लेषण किया जाता है तो इसे कहते हैं अंतर फर्म विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि फॉर हुम इज़ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट सिग्निफिकेंट, यानी किसके लिए जो है वित्तीय विवरण के विश्लेषण की उपयोगिता नहीं है, यानी वित्तीय विवरण के विश्लेषण की उपयोगिता किसके लिए नहीं है, तो ये भारत का राजदूत के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी एम्बेसडर ऑफ इंडिया। फॉर हुम किसके लिए नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का महत्व, एम्बेसडर ऑफ इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राइड टू बी डिपिक्टेड एज गुड इट इज़ नोन एज, तो उसको हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, दिखावा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 34 नंबर का। तो जब व्यवसाय की खराब स्थिति को अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता है तो इसे कहा जाता है ऊपरी दिखावट, यानी विंडो ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो, जब कैलकुलेट किया जाता है क्या नहीं लिया जाता है, स्टॉक को नहीं लिया जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी स्टॉक। 36वें नंबर प्रश्न पूछा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज में, यानी प्रतिशत में लिया जाता है, ठीक है। 36वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 37वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि इफ़ सेल इज ₹4,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होगा, ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा यहाँ पर हो जाएगा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो नेट सेल्स जो है 4,20,000 में से 20,000 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 3,20,000 का, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 80,000 का। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट यानी 80,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स मतलब 4 लाख रुपया इंटू 100 हो जाता है, तो ये 0 कट गया, 20% हो जाएगा आपका सही आंसर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 20%। 38वें नंबर प्रश्न पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, यानी चालू संपत्ति और चालू दायित्व के अंतर को बोलता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 38 नंबर का। 39वें नंबर प्रश्न पूछा गया कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एडिशनल, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, अतिरिक्त सूचनाओं से, इनमें से भी रोकड़ प्रविवरण तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न 40वें प्रश्न पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, तो कैश इनफ्लो जो है वो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स नहीं है क्योंकि लेनदारों में कमी, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें पेड ऑफ सम अमाउंट, यानी कुछ अमाउंट इसमें पे करना पड़ता है, तो इनफ्लो नहीं होता, ये आउटफ्लो हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स जो है वो कैश इनफ्लो नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये एग्जाम में हेल्प करेगा। 2022 और 23 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो डिस्कस किया गया, दोनों वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि 16 फरवरी को आपका अकाउंट एग्जाम है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और आंसर की के साथ तैयार रहूँगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।